आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी बेसिक थ्योरी मैंने आप लोगों को लिखा रखा है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट के 2013 के तहत शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट में जो मेंशन किया गया है बैलेंस शीट, वो आज हम आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे। एक एक चीज समझने की कोशिश करना, हर वो चीज, ठीक है? क्लियर? आइए साथ साथ लिखते भी चलिएगा ताकि बोर्ड भरेगा बेटा, है ना? फिर इरेज करेंगे, फिर करेंगे। पूरे एक पेज में 1.5 पेज तक रखना बेटा हिसाब, 1.5 से 1.25 पेज तक का हिसाब रखना। हाँ, 1.5-2 पेज में आप लोग ऐसे करके फॉर्मेट बना लीजिए बेटा बैलेंस शीट का। पूरे 1.5 पेज या 2 पेज छोड़ दो बेटा। 2 पेज के बाद नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना। क्लियर? साथ साथ करेंगे, ठीक है? यहां पर एक शब्द लिखेंगे तो उस शब्द के अंतर्गत कितनी चीजें आएंगी, क्या क्या आ सकती है, वो सारे के सारे लिखेंगे। ठीक है, चले। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आता है पर्टिकुलर, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। 2 पेज में ये पूरा बना लो, ठीक है? तीसरे पेज में ये ऊपर लिखते चलना बेटा, ठीक है? जल्दी करिए, बना लीजिए बेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम है, इसका भी काम है, सबका काम है। एक पेज में ये बना ले, फिर दूसरे पेज में ये बना, हाँ, तीसरे पेज में ये बनाना है। जल्दी करो। डेढ़ पौने 2 तो लगेगा बेटा। देखना, 6 4 10, 4 14, 18 18, 6 22 22, 35 36 पेज लाइन लगेंगे बेटा, ठीक है? आइए, ये है बैलेंस शीट बेटा। क्या है बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे कि हमने 11th क्लास में और पार्टनरशिप के 12th क्लास में, 12th क्लास के पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने राइट साइड में क्या लिखा था बेटा? इस साइड क्या लिखा था? लायबिलिटीज। फिर क्या लिखा था? असेट। और हम लिखना शुरू भी किधर से करते बेटा? इधर से ही करते। तो इसका मतलब हमें इसमें कंपनी एक्ट के तहत 2013 के तहत शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में भी ऐसे कुछ बनाना है, लेकिन किस मेथड से बेटा? वर्टिकल मेथड। कौन सा मेथड? वर्टिकल। पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे। कैसा बनाते थे बेटा? हॉरिजॉन्टल। अब कैसा बनाएंगे हम? वर्टिकल। ठीक है, आते हैं, अब समझते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसे हम उधर लायबिलिटी लिखते थे ना बेटा, लायबिलिटी बैलेंस शीट में, वैसे उसको यहां पर क्या कहते हैं बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है बेटा, ध्यान देख लो बेटा, दिख रहा है यहां पे? देखना बेटा, पूरा दिख रहा है। इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी। क्या होता है? इंटरनल। और ये जो लायबिलिटी है, ये किसके लिए है बेटा? एक्सटर्नल के लिए। किसके लिए है? ये यहां पर मत लिखना, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इसको किस क्रम में लिखा जाता है बेटा? बढ़ते से घटते क्रम में, जिसका बहुत ज्यादा समय लगता है लिक्विडिट होने में। आ रही बात समझे? कैश में कन्वर्ट होने में सबसे पहले लिखते हैं, और जो तुरंत हो जाता है वो लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा दिन जो टिकता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में,
वो पहला नंबर डाल के लिख दो बेटा, शेयर होल्डर फंड। अर्थात इक्विटी एंड लायबिलिटी को क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड। क्या आता है, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहला बेटा क्या आता है, शेयर, ढंग से लिखना बेटा चार्ट, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत क्या आता है बेटा, अब शेयर कैपिटल में क्या आता है, ये यहां पर नहीं लिखना है, ये यहां पर लिखना है। 1 नंबर डाल देना, लिखना बेटा शेयर कैपिटल। शेयर, हाँ अकाउंट में ऐसे ही है, हाँ आप ज्यादा ज्यादा ये फॉर्मेट बना सकते हो, अमाउंट ऐसे है ना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम करें। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है बेटा, शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या क्या आता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहां पर मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं अगर इसके सामने 1 लिख दूं तो समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है बेटा, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अमाउंट टोटल करके बेटा यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा। ये अमाउंट कहां पर लिखेंगे, यहां पर। क्लियर, क्लियर क्या, अच्छा। अब दूसरे नंबर पे आता है कि रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें मैं लिख देता हूं। दूसरा नंबर डालें, ये दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहां पर 2 लिखूंगा। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप से रफ वर्क है। रफ वर्क में आपने क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या घटाया है, एग्जामिनर चेक कर सकता है कि तुम्हारा आंसर कैसे आया। जो यहां पर 5 लाख लिखा, 5 लाख कैसे आया, तो सर 3 लाख से इक्विटी का और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का। देखेगा ये इससे ज्यादा वेटेज रखता है वो नोट टू अकाउंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा बेटा मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस। ये अगर समझ में ना आए तो दूसरे नंबर पे चल जाना, देख लेना रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखते हैं बेटा, सारी की सारी प्रॉफिट्स, जैसे कि WCR, मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, नहीं तो पूछ पूछ के तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर दोगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, ठीक है बेटा। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, CAPIT कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, C कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आ रही बात समझ में, जितने भी टाइप के रिजर्व और फंड आते हैं वो सारे के सारे इसमें आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट SPR, इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्या SPR की फुल फॉर्म लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस इन SPL, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ PNL का बैलेंस, वो सब किस में लिखा जाता है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो मोस्ट है बेटा जी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय आपको रिजर्व और फंड दिख रहा है, लेकिन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट या प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पता नहीं चलता है कि ये किस में आता है। शेयर दिख रहा है तो बच्चे शेयर कैपिटल में लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो बेटा अदर करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। ये किस में आएगा बेटा, रिजर्व एंड। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट सुन लो, अगर कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है
इसको यहां पर सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये भी मैं कह ही देता, अभी कह देता हूं। अगर ये मैंने ये लिखा है कि कहां पर शो किया जाता है, हेड सब हेड की बात है। आपसे पूछ ले कि CRR का हेड क्या है, तब ये लिखोगे। लेकिन जैसे कि प्लेन में एक्सपेंसेस है, उसको इसमें से माइनस किया जाता है। राइटिंग ऑफ लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसको राइट माइनस किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल यही रहने दो, क्वेश्चन के साथ हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर यहां तक? किसी को समझ में ना आए तो पूछ लो अभी, आगे बात समझ में। जितने भी प्रकार के रिजर्व हैं, फंड है, वो किस में आता है बेटा? चलो है क्या रे? नेक्स्ट थर्ड क्या आता है? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर आपको शेयर वारंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो तभी लिखना, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर? क्या क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। आई सेकंड नंबर पे आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। आ रही बात समझ? ये एक्चुअल में पार्ट किसका है बेटा? शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि आपकी पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको ये अलग से दिखा रखा है, इसलिए हम अलग से ही रखेंगे। क्लियर? नहीं तो ये क्या है बेटा? इसी का पार्ट है, क्योंकि जब रेशियो का क्वेश्चन करेंगे तब शेयर होल्डर फंड में इसको भी जोड़ते हैं बेटा। ध्यान रखना ये बात, इसके ऊपर स्टार लगा देना ताकि ये मत कह सको कि सर नहीं बताया था आपने। ठीक है? ये भी क्वेश्चन में होगा तब लिखने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। होता क्या है ये समझ लो बेटा, कि मान के चलो, इधर सुनो, इधर एक कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन प्रोस्पेक्टस डाला, लोग अचानक से एक ही दिन में तो सारा का सारा शेयर नहीं खरीद लेते, टाइम पीरियड होता है 1-1.5 महीने का। उस 1-1.5 महीने के अंदर अगर उन्होंने बैलेंस शीट बनाया, शेयर तो अलॉट नहीं करा, भी उन्होंने क्या किया बेटा? बैलेंस शीट बनाया, तो वो जो पैसा रिसीव हुआ है उसको किस में लिखते हैं बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट में। क्लियर? अच्छा, ये हो गया बेटा। ये एक्चुअली इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इक्विटी का। ध्यान से देख लो इसको, जब हम रेशियो का क्वेश्चन करेंगे वो इसमें शेयर होल्डर फंड में ये भी जुड़ता है, ये भी जुड़ता है, इसी का पार्ट है। बस शो कर रखा है अलग से तो मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, अब लायबिलिटी चालू हो गया बेटा। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया ऐसी लायबिलिटी जिसका ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के बाद क्या करना हो बेटा? क्या करना हो? रीपेमेंट करना हो। क्या करना हो बेटा? रीपेमेंट। उसका टाइम पीरियड कितने दिन हो बेटा? साल भर से ज्यादा हो। आइए, सबसे पहला इसमें आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आ रही बात समझ में? तीसरा नंबर वर्किंग नोट नंबर थर्ड, ध्यान से देख लो बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है? बोरोइंग का मतलब होता है, ध्यान सुनो बेटा, पैसा आना। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, वो भी क्या बेटा? पैसा। बोरो ऋण लेना, पैसा आना चाहिए आपके पास। क्या आना चाहिए बेटा? पैसा। दो टाइप की लायबिलिटी होती है। मान के चलो मैंने बाइक किस पर लिया है बेटा? लोन पर। कैश नहीं आया अपने पास तो इसमें नहीं आएगा। आ रही बात समझे? इसमें नहीं आएगा। हमने जिस चीज के लिए कैश लिया है और एक फिक्स टाइम पे बाद कैश पेमेंट करना है, वो किस में आएगा बेटा? बोरोइंग में आएगा। हमने अगर लोन लिया है वो लायबिलिटी में आ जाए, लायबिलिटी के नाम से लिखेंगे, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में। आ रही बात समझे? पैसा आना चाहिए बेटा। बोरो का मतलब क्या होता है बेटा? उधार लेना, वो भी क्या बेटा? ऋण, पैसा लेना। क्लियर? आइए थर्ड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है बेटा, ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिवेंचर, डिवेंचर आता है बेटा, वो भी फेस वैल्यू पर। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, डिवेंचर। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, बैंक लोन। अगर आपको 12 महीने से अधिक के लिए क्या रखा है तो यहां पर लिखेंगे, 12 महीने से कम के लिए क्या रखा है तो किसमें लिखेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखेंगे। कुछ भी नहीं क्या रखा है तो इसी में लिखेंगे। जनरली बैंक लोन हम एक साल से अधिक के लिए ही लेते हैं। नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जनता से लिया गया उधार, ऋण, डिवेंचर के तरह ही होता है। और आपको नेक्स्ट आपको पता ही होगा बेटा, बॉन्ड, बॉन्ड भी किसमें आता है, बॉन्ड भी डिवेंचर के जैसे ही होता है, वो भी इसमें आता है। और लोन फ्रॉम अदर लिख लो बेटा, लोन फ्रॉम अदर, किसी और से लोन ले रखा है, किससे, फॉर मोर देन 12 मंथ। ठीक है बेटा, नहीं भी डेट बोले तो लॉन्ग ही मानेंगे। लोन LOAN, क्लियर। फिर इसका टोटल करके किधर लिख देंगे बेटा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये चीज याद रखना बेटा, लिख रहे हो कि नहीं वो वाला। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फोर्थ लिख लो बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में याद रखना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब याद रखना बेटा। क्या याद रखना, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, या फिर आपको ऐसा कोई प्रोविजन बोले जो 12 महीने से अधिक के लिए बना रखा है वो इसमें आ जाएगा। जनरल इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड किसमें आता है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी कि ऐसी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कब जनरेट होता है पता है बेटा, आपके एक्चुअल इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस से जनरेट होता है। आ रही बात समझ में, ये सारी चीजें टॉपिक हम एक लाइन से बाद में हम लिखा देंगे, इसमें डेफिनेशन लिखाना होगा। ठीक है, फिफ्थ क्लियर यहां पर। फिर नेक्स्ट होता है, फिफ्थ छोड़ देना, फिफ्थ नेक्स्ट आता है अदर नॉन करेंट, करेंट अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। अदर नॉन करेंट में वही बेटा, अगर बाइक पर ले रखा है किसको पे है ना, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, बेस्ट तो आपको यही होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। नहीं तो याद करने के लिए याद रखना डॉल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आ रही बात सर, ठीक है, लेकिन ऐसे याद कर लेना बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब भी नॉन करेंट आए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर करेंट लायबिलिटी। अभी तक ध्यान सुनो, एक बार पढ़ते चलो जब तक लिख रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आता है नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे बेटा कौन सी लायबिलिटी, करेंट इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है बेटा, करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, ध्यान सुनो बेटा, इधर ध्यान सुनो,
करंट लायबिलिटी में इसका जस्ट उल्टा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखूंगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखूंगा, शॉर्ट टर्म, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखूंगा, ट्रेड पेबल, DEFFERD ठीक है, ट्रेड पेबल। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखूंगा, अदर, अदर करेंट, अदर करेंट। क्लियर। अब एक एक चीज समझना बेटा, पांचवा पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है, यही सारी चीज बेटा, जैसे बैंक लोन है, क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसे क्या है, बैंक लोन, बैंक लोन है लेकिन लिखा होना चाहिए बेटा लेस देन 12 मंथ। ये लोन फ्रॉम अदर्स, ये भी क्या होना चाहिए बेटा, कौन सा, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। हाँ, कंपनी पढ़ रहे हैं ना बेटा, कंपनी में तो 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। ये भी कौन सा वाला, क्लियर। यहां पर कौन सा पॉइंट है, पांचवा, लिख लिया क्या आपने, ये लिख लिया क्या, मैं मिटाऊंगा अब, जल्दी करिए, ये नहीं लिखा, ये जल्दी, 2 तो लिख लिया ना, चलो हाँ, 4th नंबर पे लिखा है बेटा, क्या है यहां पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है ना, हाँ, इसके आगे लिखेंगे 5, पांचवा बिल्कुल शॉर्ट टर्म बोरिंग के आगे। अब फिर से देखो बेटा, एक बार देख लो इधर, नेक्स्ट है बेटा यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छठा पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आज तक जितने भी आपने प्रोविजन पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्ट, लिख दिया, प्रोविजन फॉर डिविडेंड लिख दिया, प्रपोज डिविडेंड एक ही है ना, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल, आ रही बात में, ये सब चीजें बेटा समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर ये तो खर्चा है, पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, राइट, अवश्य लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में भी आपने प्रोविजन देखा है कि नहीं, डेटर लेस प्रोविजन लिखा है कि नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करते, यहां पर डेटर है तो डेटर का अमाउंट कहां पर लिखेंगे, असेट में, कहां पर वो हम अभी बताने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल में, लेकिन लेस जो प्रोविजन किया है वो कहां पर शो करेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, वहां माइनस नहीं किया जाता, यहां पे सीधे सीधे ऐसे लिखा है। क्लियर, ये हो गया छठा पॉइंट। इन सबको जो भी होगा क्वेश्चन में जोड़ जाड़ के कहां लिखेंगे बेटा, छठे पॉइंट में। क्लियर, नेक्स्ट सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है ट्रेड पेबल। बेटा याद रखना, ये जो चीज बता रहा हूं आपका हेड और सब हेड का भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है,
वो हम अभी अब आपको लास्ट में समझाएंगे, पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। हेड सब हेड का क्वेश्चन कैसे आता है। क्या लिखा हुआ बेटा, ट्रेड पेबल। क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंतर्गत क्या आता है बेटा, क्रेडिटर। क्या आता है, और बिल्स पेबल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास और 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट लिख देना, 8वां पॉइंट, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इरेज कर दूं, सेल टैक्स रिसीव्ड, आज बात समझे, इन सबको जोड़ जाड़ के इधर लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। यहां तक उतार लें बेटा फटाफट, उसके बाद पूरी बोर्ड इरेज करनी पड़ेगी इधर, फिर आगे बताएंगे। यहां पे समझ ही लो, पहले लायबिलिटी खत्म कर देते हैं बच्चा। लायबिलिटी यहां पर इन सब का टोटल करके यहां पर लिखा जाता है, और यहां लिखा जाता है टोटल। क्या लिखा जाता है, ठीक है। जब तक दिख रहा है तब तक करवा दूंगा नीचे। फिर टोटल के जस्ट अगला लाइन छोड़ के, यानी कि टोटल ये लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में यहां पर क्या लिखा था, यहां तक दिख रहा है, देखना है बेटा। एक बता देता हूं क्योंकि बच्चे मिस कर जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अब एक बार देख लेना बेटा, ये यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, बाद बाकी मैं ऊपर लिख दूंगा। स्टार्ट कर देता हूं, यहां पर सेकंड नंबर डालूंगा। ये था बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब लिखेंगे असेट्स। क्या लिखूंगा, असेट्स में सबसे पहला लिखूंगा नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में पहला लिखूंगा, करते हैं इलाज, फिक्स्ड असेट्स। क्या लिखते हैं बेटा, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के अंदर पहला लिखूंगा टेंजिबल असेट्स। इसके अंतर्गत बेटा बैग हटाना, सबका वर्किंग नोट एक साथ ही बना दूंगा, दिख रहा है। टेंजिबल असेट्स में, टेंजिबल असेट्स के दूसरे नंबर पे लिखूंगा इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति। ठीक है, तीसरा लिखा जाएगा, सबका वर्किंग नोट समझाएंगे बेटा, धैर्य रखिए। तीसरा लिखूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और डी में लिख लेना बेटा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ध्यान सुनो इधर। अब मैं ऊपर लिखूंगा ये दूसरा नंबर डाल के, इसका दूसरा है ना, ये सेकंड। ठीक है, पहला अब ये सारी चीजें मैं क्या करता हूं बेटा, लिख देता हूं इसका। ऊपर से इरेज कर दूं किधर, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग की फीस बढ़ा देता हूं, सही कि नहीं। एक स्मार्ट बोर्ड ले आता हूं, ये मिटाने के तुरंत बटन क्लिक करता, बस एडजस्ट कर लोगे। तरक्की नहीं चाहता ये,
पहले पैसे दे आइए हाँ एट में क्या लिखा है OCL ओसीएल देख इधर 8 में क्या लिखा है, अदर करंट लायबिलिटी इसलिए लिखा हूं ये चीज। आ रही बात समझे। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहे थे टेंजिबल असेट्स, 90 पॉइंट लिखेंगे टेंजिबल असेट्स में। टेंजिबल असेट्स में क्या लिखते हैं, टेंजिबल असेट्स में वो सारी असेट्स जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहां पे नॉन करेंट असेट्स में लॉन्ग टर्म है, और वो क्या करते हैं बेटा, उसका निपटारा वो कैश में कन्वर्ट साल भर के बाद होगा। वो सारी की सारी असेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी असेट्स जो एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगा, तो किस में आएगा बेटा, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स। अब बताओ क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दूं, प्लांट एंड मशीनरी चलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और ऐसे लिख दो, मोटर कार चलेगा, और ग्रॉस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसके साथ में क्वेश्चन परेशान करेगा आपको, फिर पूछोगे सर ये क्या है, नई चीज बता दिया। इकट्ठे संपत्ति को बता दिया गया ग्रॉस ब्लॉक के नाम से। और बताओ और कुछ जो लंबे समय तक चलेगा, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह सब लिख दिया बेटा, बहुत सारी चीजें। क्या बोल बोल जूस गुड्स इन्वेंट्री में आता है बेटा, वो करंट असेट्स है। उसको गुड्स को कोई भी नहीं चाहता कि 50 लाख का माल बना के हम स्टोर करके रखें, सब ये चाहते हैं कि आज बने आज ही निपट जाए, है कि नहीं, वो तो मजबूरन रखना पड़ रहा है, स्टॉक में ही आता है। हाँ, अगर मान के चलो कि हमने घोड़ा, जानते घोड़ा बेचने का बेटा, वो वाला नहीं, बंदूक वाला नहीं, अरे घोड़ा बोला था मैंने। तो वो जो आपके पास, वो अगर मैं लाता हूं किस चीज के लिए, बेचने के लिए, तो तुम चाहोगे क्या साल भर उसे खा पी के मोटा कर दे, नहीं, आप क्या चाहोगे, आज आया आज ही निपट जाए तो बेहतर है, निपट जाए, मनमोहन दे दे, बिक जाए, बेचने के लिए लाए हैं। तो आ रही बात क्लियर, उस चीज का बिजनेस है तो वो तो स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक। नहीं तो बेटा कार्टेज के नाम से बेटा व्यापार होता है बेटा, मालगाड़ी वो रखते हैं बेटा, ठेला गाड़ी ये सब रखते हैं, कार्टेज जिसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी। क्लियर, नालायक सब देखो, बदतमीज, क्लास को पता नहीं क्या बन। फिर दूसरा क्या है बेटा, इंटेंजिबल असेट्स, 10वें में क्या आता है, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में क्या आता है बेटा, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो सारी की सारी असेट्स। क्लियर बेटा, यानी कि वो सारी असेट जो जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रॉफिट इंक्रीज करने में क्या करता है बेटा, मदद करता है, वो किस में आता है बेटा, इंटेंजिबल असेट्स में। अब ध्यान सुनो बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मान के चलो मैंने एक 10 मंजिली बिल्डिंग बनाने का मैंने काम ले लिया, 8 मंजिले का बिल्डिंग बना, वो बिल्डिंग अभी क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है, तो उसमें जो लगे हुए सारे पैसे जो किस में लिखे जाएंगे बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखे जाएंगे। पूंजी अभी लगाया है मैंने, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस ये, जब 10 मंजिले बन जाएगा तब हम बोलेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आ रही बात समझो। वैसे बेटा इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स में कुछ पैसे दे रहे, अर्थात ट्रेडमार्क लेना है, कॉपीराइट लेना है, तो लीगल काम करते हैं कि नहीं, वकीलों को पैसा पे करते हैं कि नहीं, और पैसे पे करते तो वो खर्चा किस में लिखा जाएगा बेटा, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट में। क्लियर यहां पर। अच्छा अब आगे आते हैं, अब आगे पढ़ेंगे फटाफट बिना समय बर्बाद किए हुए बेटा, कभी भी फोन जवाब दे सकता है। कहता हूं तुम लोग बेटा फीस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, डिजिटल बोर्ड ले लूंगा,
अब डिजिटल बोर्ड लूंगा तो मेरे बताओ क्या नाले से अभी तक उतारी नहीं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है। आइए अब ध्यान सुनो बेटा, यहां पर क्या लिखा मैंने, फर्स्ट पे लिखा फिक्स असेट, फिक्स लिखा, फिर मैंने क्या लिखा बेटा, सेकंड नंबर यहां पर जो लिखता स्पेस ना था, नहीं था, इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे डाल के मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी का मैंने शेयर वेयर खरीद लिया, डिवेंचर वगैरह खरीद लिया, ये सब कौन सा इन्वेस्टमेंट है बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आ रही बात समझ में? यानी कि 11वें में लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर एंड डिवेंचर ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP है, RIP नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने किसी को लोन दे रखा है लंबे से, हाँ अदर कंपनी, हाँ ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, इसमें क्या लिखोगे बेटा, लोन गिवन टू अदर फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक है। ये 12वां हो गया। फिर है बेटा फोर्थ, डेफर्ड टैक्स असेट्स। आपका एक्चुअल इनकम जब क्या होता है बेटा, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा, आपका एक्चुअल इनकम जब टैक्सेबल इनकम से कम होता है तो क्या होता है बेटा, ये डेफर्ड टैक्स एसेट जन्म होता है, वो हम आपको बता देंगे डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। 13 यानी कि एक्चुअल इनकम टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस ही होता है असेट्स और लायबिलिटी। फिर लिखा जाएगा बेटा नेक्स्ट, अदर नॉन करेंट असेट्स, अदर नॉन करेंट असेट्स। क्वेश्चन बोलेगा तो लिख देना, कोई दिक्कत। हाँ 5वां है, ठीक है। ये हो गया बेटा नॉन करेंट असेट्स। अब 5 मिनट के लिए धैर्य रखें, हमारा मोबाइल भी धैर्य रखे तो बेहतर है। अब एक बार देख लो, सबके सब देख लो, बिना समय बर्बाद किए। अब नेक्स्ट ये हो गया बेटा आपका क्या, असेट में पहला क्या हो गया बेटा, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा क्या आ जाएगा, करंट असेट्स में ध्यान सुन लो पहले, करंट असेट्स में सबसे पहले लिखेंगे बेटा, एक लाइन से कोई से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करंट, जैसे यहां पर लिखा ना बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या लिखूंगा, करंट, उसका जस्ट उल्टा बेटा 12 महीने से कम के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड क्वेश्चन में लिखा है तो नो डाउट आंख बंद के नॉन करंट मानना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जमीन वमीन खरीदता है कहीं पर, तो कितने दिनों के लिए खरीदेगा बेटा, साल भर से ज्यादा के लिए खरीदेगा, इन्वेस्ट कर रखा है तो, ठीक है। और बोल रखा है 12 महीने से कम के लिए, तो इसमें लिखेंगे 12 महीने से अधिक के लिए, तो बेटा नॉन करंट में लिखेंगे। फिर यहां पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, तो यहां पर दूसरा क्या लिखूंगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में क्या आएगा बेटा, वही बेटा जैसे उल्टा 12 महीने से कम के लिए। अच्छा फिर क्या लिखा है, डेफर्ड टैक्सेस, इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है वो लिख लो बेटा,
ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। वहां पर बिल्स पेबल लिखा था ना, हाँ भाई, क्रेडिटर और बिल्स पेबल ही लिखा था। ठीक, फिर उसके बाद हाँ हाँ 14 नंबर, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा है बेटा, अदर नॉन करंट असेट्स। तो यहां पर क्या लिखूंगा, अदर करंट असेट्स। हाँ बेटा बचा हुआ है, मैं जानता हूं। अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, वो भी लिख देता हूं। 14 अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में आता है बेटा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा था, यहां पर क्या लिखूंगा, क्या लिखा, प्रीपेड एक्सपेंस। वहां पर लिखा था अनअर्न्ड इनकम, यहां पर लिखूंगा एक्रूड इनकम। वहां पर लिखा था बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, एडवांस टैक्स या पेड या। ठीक है बेटा, क्लियर, ये चीजें होगी बेटा। ये सारी की सारी क्या है बेटा, अदर करंट असेट्स में लिखेंगे। एक सेकेंड, ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखा है, 13 लिखा है ना, यहां पर डेफर्ड नहीं लिखा क्या, ठीक है, अच्छा 13, यहां पर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अब आइए इधर, फिर इसमें दो आते हैं बेटा 5वें नंबर पे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है वो भी लिख लेना। इन्वेंट्री में आता है बेटा, इन्वेंट्री में आता है स्टॉक, लूज टूल्स। लूज टूल्स जानते क्या हो बेटा, छोटे मोटे औजार, स्टोरेज स्पेयर जैसे बेटा, है ना। स्टॉक का मतलब जानते हो बेटा, रहतिया माल, स्कंद। ठीक है, 16 सॉरी 6 नंबर पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या फिर बैंक डिपॉजिट, बात एक ही है, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, लिखा दूंगा बेटा सारी चीजें, ट्रेजरी बिल, हाँ वो अदर करंट में आएगा बेटा। अदर करंट मैच्योर हो गया तो बेटा असेट्स है ना, एफडी वगैरह मैच्योर हो गया तो किस में आएगा बेटा, ठीक है, वो मैच्योर हो गया तो एफडी वगैरह भी इसमें भी आ सकता है बेटा, कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। ठीक है, क्लियर। 16 अब यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा टोटल। 2 मिनट के लिए एक बार अपने अपने हाथों को विराम रखिए, मैं जैसे बोर्ड रखा हो कॉपी में ध्यान से देखो बेटा, जल्दी देखो जल्दी देखो, आ जाओ इधर। सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, सबसे ऊपर क्या लिखा अपनी कॉपी में देखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा क्या, फिर लिखा शेयर होल्डर फंड, लिखा क्या शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर क्या लिखा, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। फिर लिखा आपने टोटल, फिर लिखा आपने असेट्स, असेट्स में लिखा नॉन करंट असेट्स, फिर लिखा आपने बेटा क्या लिखा बेटा फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के अंदर लिखा टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, फिर लिखा आपने बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर लिखा बेटा आपने डेफर्ड टैक्स, चलेगा बेटा ऊपर नीचे चलेगा, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, फिर आपने लिखा अदर नॉन करंट असेट्स, फिर उसके बाद आपने लिखा करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंतर्गत बेटा ऊपर नीचे 1 2 3 6 तक चलेगा बेटा। सबसे पहले आपने लिखा बेटा करंट इन्वेस्टमेंट,
फिर आपने लिखा बेटा शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, फिर लिखा आपने बेटा ट्रेड रिसीवेबल, फिर आपने लिखा बेटा क्या अदर नॉन करेंट, इसमें इसकी बात बता रहा हूं, अदर करेंट असेट्स, फिर आपने लिखा बेटा इन्वेंट्री, फिर आपने लिखा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए फराटेदार। नोट टू अकाउंट का ये क्वेश्चन आता है बेटा, बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं आते है ना, इस बार आया था बोर्ड में, छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। बड़े नहीं आते। बड़े बेटा कुछ कुछ आ सकता है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, फिर कल करेंगे बेटा हेड सब हेड का क्वेश्चन, या फिर थोड़ी देर बाद करिए।